हम आपके लिए लाते हैं बायोलॉजी लेक्चर्स विद एनिमेशन। सो सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट ऑल द लेक्चर्स एंड प्रेस द बेल आइकन। Assalamu alaikum, my dear students. I'm Bilal Said, and today I'm going to discuss another topic, which one is resting membrane potential. आज हम लोगों ने बेसिकली बात करनी है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स की, यानी कि हम लोग बात करना चाहते हैं कि हमारे जो बॉडी है उसके अंदर जो नर्व इम्पल्सेस हैं वो जनरेट होती हैं तो वो किस तरह से होती हैं। एक हमारे पास उसमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आता है, एक हमारे पास जो है वो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल आता है। लेकिन उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि आयन अक्रॉस मेम्ब्रेन की, कि हमारे जो एक सेल मेम्ब्रेन है उसके इर्द गिर्द आउटसाइड और इनसाइड, इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कौन कौन से आयन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आयंस अक्रॉस मेम्ब्रेन की, कि मेम्ब्रेन के अक्रॉस में कौन कौन से आयंस होते हैं। अगर हम बात करें आयंस की, तो मुख्तलिफ आयन जो है मेम्ब्रेन के क्रॉस में पाए जाते हैं, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हमारे पास मोनोवेलेंट है। और उन मोनोवेलेंट में हमारे पास आ जाते हैं सोडियम एंड पोटाशियम। सोडियम एंड पोटाशियम मोनोवेलेंट, यानी कि इनकी जो वैलेंसी है वो हमारे पास 1 होती है। अब ये हमारे पास जो आयंस हैं जिनमें जो सोडियम है, अगर हम इसको देखें तो आउटसाइड द मेम्ब्रेन जो सोडियम है इसकी कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा होती है, जबकि अगर हम पोटाशियम को देखें तो इनकी कंसंट्रेशन इनसाइड द मेम्ब्रेन ज़्यादा होती है। यानी कि हम बनाते हैं कि हमारे पास एक सेल मेम्ब्रेन है, ये हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक मेम्ब्रेन है। अब इसमें क्या है कि जो आउटसाइड है यहाँ पे जो सोडियम की अमाउंट है वो बहुत ही ज़्यादा है, जबकि जो इनसाइड है वो सोडियम की अमाउंट बहुत ही कम है। इसी तरह अगर हम लोग पोटाशियम को बनाते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि जो पोटाशियम है वो आउटसाइड में बहुत कम है और उसकी अमाउंट जो है वो इनसाइड द मेम्ब्रेन बहुत ही ज़्यादा है। तो बेसिकली मेन दो हमारे पास ये हैं। दूसरे हमारे पास आ जाते हैं हमारे क्लोरीन, वो भी हमारे पास मोनोवेलेंट है, और एक हमारे पास आ जाता है कैल्शियम जो कि हमारे पास एक डाईवेलेंट है। अब ये जो क्लोरीन है ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इनकी भी कंसंट्रेशन जो है वो इनसाइड द मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा होती है, जबकि आउटसाइड द मेम्ब्रेन ये कम होते हैं। तो सोडियम एंड क्लोरीन आर मोस्ट अबंडेंट आउटसाइड एंड दीज आर लेस इन इनसाइड। और अगर हम पोटाशियम और कैल्शियम की बात करें तो दीज आर मोर अबंडेंट इनसाइड द मेम्ब्रेन एंड दीज आर लेस इन आउटसाइड द मेम्ब्रेन। तो ये हमारे पास मेन आयंस होते हैं जो कि मेम्ब्रेन के इनसाइड या आउटसाइड जो है वो मौजूद होते हैं। अब मेम्ब्रेन में क्या होता है कि मेम्ब्रेन के पास स्पेशल पंप होते हैं। अब एक पंप को हम नाम देते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अहम है, दैट इज़ अ सोडियम पोटाशियम पंप। सोडियम और पोटाशियम, जहाँ पे हम लोग पंप की वर्ड यूज़ करते हैं इसका मतलब होता है कि ये बेसिकली एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवा रहा है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि ऐसी एक ट्रांसपोर्ट जिसमें एटीपी की एनर्जी यूज़ हो। अगर एटीपी की एनर्जी को यूज़ करके किसी भी मॉलिक्यूल की मूवमेंट हो रही है तो इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट का नाम देते हैं। तो ये बेसिकली एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाता है। अब चूँकि ये सोडियम एंड पोटाशियम है तो इसलिए ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाता है ये सोडियम और पोटाशियम की ही ट्रांसपोर्ट करवाता है। कैसे? अब देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, अ ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर लोअर कंसंट्रेशन टू देयर हायर कंसंट्रेशन, कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन जो है वो कम होती है ये उधर से ज़्यादा की तरफ मूव करते हैं। देखिए सोडियम बाहर ज़्यादा है, सोडियम अंदर कम है, तो जो अंदर कम है वो भी ट्राई करेगा कि मैं बाहर जाना है। और इसी तरह अगर हम पोटाशियम की बात करें कि पोटाशियम हमारे पास बाहर जो है वो कम है और अंदर जो है वो ज़्यादा है, तो वो बाहर वाला भी ट्राई करेगा कि हमने इनसाइड आना है। तो इनको एक पंप लगा होता है जो कि सोडियम को बाहर भेजता है और पोटाशियम को अंदर लेके आता है। इसको हम नाम देते हैं सोडियम पोटाशियम पंप का। अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें तो जो हमारे पास सोडियम होते हैं ये हम कहते हैं कि 10 टाइम्स दीज आर मोर आउटसाइड, यानी कि इनकी जो कंसंट्रेशन है वो 10 गुना बाहर ज़्यादा होती है इनसाइड की निस्बत। और अगर हम पोटाशियम की बात करें तो दीज आर 20 टाइम मोर, ये 20 गुना जो है वो ज़्यादा होते हैं इनसाइड एज़ कम्पेयर टू देयर ऑफ आउटसाइड द इन्वायरमेंट। तो ये अंदर जो है वो 20 गुना ज़्यादा होते हैं बाहर की निस्बत, और सोडियम 10 गुना
वहाँ अंदर की निस्बत बाहर जो है वो ज़्यादा होते हैं। तो पंप के ज़रिए क्या होता है कि जो जहाँ ये कम होती हैं वहाँ से ही अपनी हायर कंसंट्रेशन की तरफ इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ये हमारे पास एक पंप होता है, क्योंकि इसमें हम अगेंस्ट ग्रेडियंट मूव कर रहे हैं, कंसंट्रेशन के ख़िलाफ़ मूव कर रहे हैं, इसलिए क्या होता है कि एटीपी की एनर्जी को यूटिलाइज़ करता है ये पंप और एटीपी को कन्वर्ट कर देता है एडीपी में, और इसमें से जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको यूज़ करेगा, यूटिलाइज़ करेगा फॉर द मूवमेंट ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम अगेंस्ट देयर ग्रेडियंट। सो ये बेसिकली हमारे पास है। दूसरा हमारे पास एक और होता है, दैट इज़ अ सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। एक और हमारे पास जो है वो एक पंप सा होता है, लेकिन ये इसके लिए हमें एटीपी की एनर्जी नहीं प्रोवाइड करनी पड़ती। क्यों नहीं करनी पड़ती? क्योंकि बेसिकली ये क्या करवाता है कि जो सोडियम जो है वो बार बहुत ज़्यादा थी, उस सोडियम को इनसाइड मूव करवाता है, और बदले में क्या करता है कि जो कैल्शियम जो है वो इनसाइड ज़्यादा होती है उसको जो है वो आउटसाइड जो है वो मूव करवाता है। तो ये एक्सचेंज करवाएगा, सोडियम का एक्सचेंज करवाएगा पोटाशियम के साथ। इस एक्सचेंज में एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि ये एक्सचेंज करवाने के लिए 3 सोडियम को अंदर लेके आता है और 1 पोटाशियम को बाहर लेके जाता है। तो इस तरह से इसका जो एक्सचेंज है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये क्या करेगा कि इनसाइड सोडियम की अमाउंट को इन्हेंस करेगा, कि 3 सोडियम को इनसाइड लेके आएगा। जहाँ पे पंप बाहर लेके जा रहा था तो हम यहाँ पर टर्म यूज़ करते हैं इट काउंटर द सोडियम पोटाशियम पंप, कि ये सोडियम पोटाशियम पंप के उल्टा काम करेगा। सोडियम पोटाशियम पंप जो है सोडियम को बाहर भेज के थक जाएगा, और जबकि ये क्या करेगा, एक्सचेंज करवाएगा। एक्सचेंज में क्या कि जो 3 सोडियम है, 3 सोडियम को इनसाइड लेके आ जाएगा और 1 जो कैल्शियम होगी उसको बाहर जो है वो भेज देगा। सो ये एक्सचेंजर जो कि एक्सचेंज कर रहा होता है। अब इसमें एनर्जी क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ये हमारे पास जो सोडियम की मूवमेंट है ये टुवर्ड द ग्रेडियंट हो रही है, तो इसकी जो एनर्जी स्टोर होती है वो रिस्टोरिंग एनर्जी को यूज़ किया जाता है कैल्शियम के लिए भी। और चूँकि कैल्शियम भी इनसाइड हमने पढ़ा ज़्यादा है तो बाहर कम होते हैं, तो इसलिए इनके लिए हमें एटीपी की एनर्जी रिक्वायर नहीं होती। एटीपी की एनर्जी के बगैर ही इनकी मूवमेंट हो जाती है। अच्छा, इनके साथ ये तो थे पंप। अब हम बात करते हैं आयन चैनल की। क्या है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर जो है वो चैनल्स भी मौजूद होते हैं। अब आयन चैनल क्या होते हैं हम जानते हैं। अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें एक स्ट्रक्चर एक मेम्ब्रेन का, ये हमारे पास एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब जानते हैं कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमारे पास जो लिपिड हैं, लिपिड की ये बाई लेयर्स होती हैं और उनके दरमियान में प्रोटीन लगी हुई होती है। अब ये जो प्रोटीन होती हैं, दिस प्रोटीन है सम पोर्स। इन प्रोटीन के अंदर कुछ खास सुराख होते हैं जो कि परमिएबल होते हैं, या जिनमें से कुछ खास आयन, खास चार्ज वाले आयन मूव कर सकते हैं। इन पोर्स को, यानी कि पोर्स हैविंग इन द स्पेशल प्रोटीन्स, ये जो प्रोटीन्स के अंदर पोर्स होते हैं उनको हम आयन चैनल का नाम देते हैं। तो ये जो प्रोटीन के अंदर वो पोर्स हैं, वो सुराख हैं जहाँ से कई आयन जो है वो मूव करते हैं। दीज आर स्पेसिफिक, यानी कि खास के लिए होगा तो उसमें से वही वाले की परमिबिलिटी ज़्यादा होगी कि वो मूव करे, तो ये हमारे पास मूव करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो इनके आयन्स होते हैं ये डिफरेंट है। इनको हमने काफ़ी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। अब वो डिपेंड करता होता है इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग पे कि इनको इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है। बेसिकली हम इसमें जो टर्म यूज़ करते हैं वो हम कहते हैं कि कोई भी एक ऐसी चीज़, यानी कि एक स्टिमुलाई जो इसको इन्हेंस करवाए, इसको ओपन और क्लोज करवाए, उसी के नाम से हमने इसका नाम रखा है। फर्स्ट वन इज़ अ वोल्टेज चैनल, सेकंड वन इज़ अ लिगेंड चैनल एंड थर्ड वन इज़ अ लीकेज चैनल। अब जो हमारे पास यहाँ पे है वोल्टेज चैनल। अब वोल्टेज चैनल क्या होते हैं कि हमारे पास ऐसे चैनल जिनको कंट्रोल किया जाए ड्यू टू लो और हाई वोल्टेज, यानी कि जो मेम्ब्रेन के अंदर जो पोटेंशियल होता है, जो वोल्टेज होते हैं उनके कम या ज़्यादा होने से अगर हमारे जो चैनल होते हैं इनको कंट्रोल किया जाए या उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो वोल्टेज के डिफरेंस की वजह से हो, तो उनको हम जो है वोल्टेज गेटेड चैनल का नाम देते हैं। और लाइगेंड हमारे पास जो चैनल्स होते हैं ये वो चैनल्स हैं जो किसी खास लाइगेंड, हम किसी भी केमिकल को बोलते हैं, यानी कि जिस तरह के हमारे न्यूरोरिसेप्टर्स हैं। अब वो कोई खास न्यूरोरिसेप्टर्स आके अटैच होगा तभी वो चैनल जो है हम ओपन होंगे। सो दो चैनल विच आर सेंसिटिव टू द सम स्पेशल लाइगेंड, जो हमारे पास किसी खास जो लिगेंड के लिए सेंसिटिव होते हैं उनकी मौजूदगी में ओपन होते हैं, उनको हम लिगेंड गेटेड चैनल का नाम देते हैं। इनके अलावा कुछ अदर्स भी होते हैं जो कि कुछ
अदर्स मॉलिक्यूल की वजह से ओपन होते हैं। और लीकेज चैनल प्रोटीन जो ये मेम्ब्रेन होती है, इसके पास कुछ खास लीकेज चैनल होते हैं जिनकी हम यहाँ पे बात करेंगे कि वो किस तरह से काम करते हैं। तो ये बेसिकली इनके अंदर पाए जाने वाले पंप और हमारे पास पाए जाने वाले जो चैनल्स होते हैं जो कि डिफरेंट जो है वो काम करेंगे फॉर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और फॉर एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इनके लिए ये काम करते हैं। अब ये क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की हम बात करते हैं। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या होता है कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें बॉडी के अंदर कोई भी नर्व इंपल्स जो है वो जनरेट नहीं हो रही होती, उसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का नाम देते हैं, यानी कि एट अ रेस्ट। एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है कि मेम्ब्रेन के अक्रॉस में डिफरेंस चार्जेस का होना, दैट इज़ अ मेम्ब्रेन पोटेंशियल। कि अगर मेम्ब्रेन के इनसाइड और चार्ज है, आउटसाइड में और चार्ज है, तो उसकी वजह से ग्रेडियंट कायम हो जाता है कि उसके अंदर एनर्जी आ जाती है। तो ये हमारे पास अगर हमारी कोई भी न्यूरॉन रेस्ट की कंडीशन में है तो उसके अंदर नए इंपल्स जनरेट नहीं हो रही, तो उसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का नाम देते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ये एक हम मेम्ब्रेन बनाते हैं। ये हमारे पास एक मेम्ब्रेन है, इसमें क्या है कि मेम्ब्रेन की जो आउटसाइड है ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होती है, जबकि जो इसकी इनसाइड होती है दिस वन इज अ नेगेटिवली चार्ज। अब हम लोग देख रहे थे कि हमारे पास जो इनसाइड और आउटसाइड में पॉजिटिव चार्ज है, इनसाइड में जो है वो नेगेटिव चार्ज है। अब इसकी रीज़न क्या है, हमारे पास कई फैक्टर्स हैं जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल काज करवाते हैं, यानी कि आउटसाइड को पॉजिटिवली चार्ज बना देते हैं, इनसाइड को नेगेटिवली चार्ज बना देते हैं। वो तमाम चीज़ें जो कंट्रीब्यूशन करती हों फॉर मेकिंग द आउटसाइड पॉजिटिवली एंड इनसाइड नेगेटिवली चार्ज, उनको हम फैक्टर्स का नाम देते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ द सोडियम पोटाशियम पंप। सबसे पहले हमारे पास है सोडियम और पोटाशियम पंप, जो हम पीछे डिस्कस कर चुके थे। अब ये क्या करती हैं, आप जानते हैं कि ये सोडियम को आउटसाइड द मूव करवाती है और पोटाशियम को इनसाइड मूव करवाती है। अब ये यानी कि ये इन्होंने क्या करना है कि जो सोडियम है उसको आउटसाइड जैसे ही मूव करवाना है तो इनसाइड जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, और जो पोटाशियम है इसको ये इनसाइड मूव करवा रही है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जब सोडियम बाहर जा रहा है, पोटाशियम अंदर आ रहा है, तो फ़र्क तो नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि ये बेसिकली जो दो पोटाशियम होते हैं उनको बाहर लेके जा रहा है, जबकि एक जो हमारे पास दो सोडियम को बाहर लेके जा रहा है और एक पोटाशियम को अंदर लेके आ रहा है। इसलिए क्या है कि अंदर की साइड पे पॉजिटिव चार्ज कम होना शुरू हो जाता है और बाहर की साइड पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से अंदर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव आ जाता है। दूसरा रीज़न क्या है, नेगेटिवली ऑर्गेनिक आयंस। अब क्या होती है कि जो इनसाइड होती है वहाँ पे नेगेटिवली चार्ज ऑर्गेनिक आयंस होते हैं, जैसा कि प्रोटीन्स हैं एंड अमीनो एसिड हैं। अब अगर हम बात करें प्रोटीन्स और अमीनो एसिड की, ये हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं और ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और इनसाइड पे नेगेटिव चार्ज होने की एक जो बड़ी वजह है तो वो यही हमारे पास है, नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस। जो ये प्रोटीन और अमीनो एसिड जो है ये इनसाइड ज़्यादा होते हैं, इसलिए इनसाइड जो है वो नेगेटिवली चार्ज जो है वो हो जाती है। तीसरी रीज़न क्या होती है कि लीकेज चैनल होते हैं। अब यहाँ पे जो पाए जाने वाले लीकेज चैनल है ये क्या काम करते हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, दीज आर मोर इम्परमिएबल फॉर सोडियम। दो तरह से दो मॉलिक्यूल लीक होते हैं, एक हमारे पास होते हैं सोडियम, एक हमारे पास होते हैं पोटाशियम। बट इम्परमिएबिलिटी फॉर पोटाशियम इज़ अ मोर देन सोडियम। सोडियम की निस्बत भी पोटाशियम ज़्यादा परमिएबल होते हैं, ज़्यादा उनमें से गुजर सकते हैं। तो ये मेम्ब्रेन ये जो चैनल होते हैं ये पोटाशियम को ज़्यादा जो है लीक होने देते हैं। अब लीक होकर क्या होती है कि चूँकि ये बाहर की साइड पे जो है वो हमारे पास कम है और अंदर की साइड पे ज़्यादा है, तो जो ये हमारे पास जो K+ होते हैं ये भी आउटसाइड जो है ये मूव कर जाते हैं, और इनके आउटसाइड जाने की वजह से अंदर की साइड पे और नेगेटिव चार्ज बढ़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि अंदर पॉजिटिव थे ये, उनकी वजह से अंदर कुछ खास पॉजिटिव आ सकता था, लेकिन जब ये बाहर चले गए तो इनकी वजह से अंदर और नेगेटिव हो गया और बाहर और स्ट्रॉन्गर पॉजिटिव होता गया। तो ये हमारे पास रीजंस हैं कि जिनकी वजह से होता है। यहाँ पे अगर हम पोटाशियम की पंप की बात करते हैं ना, तो जब हमारे पास मूवमेंट होती है तो हम कहते हैं कि जो आउटसाइड हमारे पास सोडियम होते हैं दीज आर 142, और इनसाइड कितनी कंसंट्रेशन है 14। अब अगर हम इनकी रेशो निकालें, रेशो ऑफ आउटसाइड और टू इनसाइड, तो ये हमारे पास 0.1 आती है। और अगर हम यहाँ पे पोटाशियम की बात करें, जो हमारे पास पोटाशियम आयंस हैं, तो इनकी आउटसाइड जो इनसाइड है वो 142 है और आउटसाइड हमारे पास 4 है।
तो अगर हम इनकी रेशो निकालें तो वो हमारे पास कितनी आती है 35। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही है 35 0.1 इन दोनों की रेशो है। अब इसको हम जो है इसके अकॉर्डिंग जब हम मेजर करते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को तो हम कहते हैं कि इसमें सबसे जो बड़ी रीज़न है दैट इज़ द पोटाशियम आयन, यानी कि पोटाशियम का इनसाइड को जो मूव करना है उनकी वजह से जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है दैट इज़ अ -94 मिलीवोल्ट्स। और जो ये हमारे पास जो इनकी रेशो है ये हमारे पास क्रिएट कर रहे होते हैं +61 मिलीवोल्ट। तो बेसिकली हमारे पास जो जब हम इसको यानी कि अर्नस्ट पोटेंशियल इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है दैट इज़ -90 मिलीवोल्ट और 0.9 वोल्ट हमारे पास आया। अब ये वो टाइम होता है जब हमारे पास बेसिकली हम कहते हैं कि हमारे पास कोई भी कंडक्शन नहीं हो रही। और ये कैसे आया, हमने अभी यहाँ पे बात की कि जब हम इसको गोल्डमैन इक्वेशन से चेक किया तो हमें पता चला कि वो हमारे पास -86 मिलीवोल्ट्स आता है। तो ये इट्स अ क्लोजर टू -90। तो हम इसलिए कहते हैं कि हमारे पास जो हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है दैट इज़ अ -90 मिलीवोल्ट्स। तो ये इस टाइम पे कोई भी जो हमारे पास कंडक्शन है नर्व इम्पल्सेस की वो नहीं होती, कोई नर्व इम्पल्सेस कंडक्ट नहीं हो रही होती। सो इसलिए हम इसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का नाम देते हैं। सो दिस इज समथिंग अबाउट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जब आपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को करना है तो पहले आपको आयंस का पता होना चाहिए, उसके बाद आपको उसके पंप्स का पता होना चाहिए, आपको आयन चैनल्स का पता होना चाहिए और उसके बाद फिर आपको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो समझ आता है। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।